नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल शर्मा। जनादेश यानी देश में हो रहे लोकसभा चुनाव की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। देश भर में चुनावी सरगर्मी रफ्तार पकड़ चुकी हैं। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुट चुके हैं और जनादेश हासिल करने के लिए अपनी ताकत झोंक रहे हैं। आपको हम बताएंगे क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल। साथ ही जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत क्या है और मौजूदा समीकरण किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम जनादेश की। जनादेश में आज पहले बात करते हैं बीजेपी और एनडीए गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों को लेकर। जी हां, अगर बीजेपी की बात की जाए तो चुनावी समर में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि बीजेपी के स्टार प्रचारक कहें या दिग्गज नेता देश भर में प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। अमित शाह ने जहां आज तमिलनाडु और राजस्थान में चुनाव प्रचार किया तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नागालैंड में लोगों से मतदान की अपील की, जबकि राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ और अनुराग ठाकुर ने मध्य प्रदेश में हुंकार भरी। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रोड शो किया। इस रोड शो में भारी जनसैलाब उमड़ा। कन्याकुमारी जिले के ठकलाई में उन्होंने कहा कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तमिलनाडु के लोगों के लिए चिंतित हैं और उन्होंने सेंगोल को संसद में रखकर तमिलों को महत्व दिया है। अमित शाह ने कहा कि डीएमके ने सनातन धर्म और अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करके बहुसंख्यकों की भावनाओं को आहत किया है। अमित शाह ने बाद में राजस्थान के अलवर में जनसभा को संबोधित किया। ये चुनाव है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। जब मैं कहता हूं तब वैसे ही नहीं कहता हूं। 10 साल में मोदी जी ने असंभव दिखते हुए कई सारे काम किए हैं। 10 साल का मोदी जी के पास रिकॉर्ड है और 25 साल का मोदी जी के पास प्लानिंग है, इसलिए मोदी जी को चुनना है। एक तरफ जहां अमित शाह ने लोगों के बीच उतरकर जनता से वोट मांगा, वहीं केंद्रीय मंत्रियों राजनाथ सिंह और अनुराग ठाकुर ने भी प्रचार किया। राजनाथ सिंह जहां दंतेवाड़ा और कांकेर में मौजूद रहे तो वहीं अनुराग ठाकुर ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अनोखे अंदाज में प्रचार किया। उन्होंने लोगों के बीच बैडमिंटन खेलकर वोट मांगा तो पांढुर्ना में कार्यकर्ताओं के बीच जोश भरा। हम लोगों की यह धारणा रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी की यह सोच रही है, जब तक हर व्यक्ति का विकास नहीं होगा, और विकास केवल नहीं कि उसके पास खाने पीने का साधन मुहैया हो जाए, उसका पढ़ाई भी होनी चाहिए, लिखाई भी होनी चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, संस्कार भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। मोदी ने पिछले 5 सालों में 3 लाख करोड़ रुपया किसानों को दिया। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार में तो अगर आप पैसा समय पर वापस कर दो, आपका ब्याज भी माफ कर दिया जाता है। वो भी करने का काम करते हैं। कृषि में के क्षेत्र में, कृषि में कभी गुजरात मोदी जी के नेतृत्व में सबसे आगे बढ़ता था। जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पहले शिवराज जी थे, आज मोहन यादव जी हैं, आज देश में कृषि क्षेत्र में नंबर 1 मेरा मध्य प्रदेश बना है। भाजपा के बड़े नेताओं की मौजूदगी सिर्फ बड़े प्रदेशों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हर जगह अपनी आमद दर्ज करा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कांग्रेस हैड ए पॉलिसी ऑफ वोट पाओ और भूल जाओ। गेट द वोट्स एंड फॉरगेट देम, फॉरगिव देम एंड फॉरगेट देम। भूल जाओ, कोई याद रखने की जरूरत नहीं। इस तरीके की लंबी समय तक पॉलिसी चलाई और यही वजह है कि आज हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव तो लड़ रहे हैं और चुनाव तो लोकसभा का लड़ रहे हैं, लेकिन विधानसभा में एक भी सीट हाथ में नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल सीट।
भाजपा के स्टार प्रचारकों में राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद और उत्तराखंड के हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित किया। वहीं बागेश्वर में पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने को सरकार की उपलब्धि बताया। देश के विभाजन की त्रासदी हो, आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, अलगाववाद की समस्या हो, ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ने इतनी समस्याएं दे दी कि उसके समाधान के लिए देश को मोदी जी जैसा यशस्वी नेतृत्व मिला और 10 वर्ष में हम सब ने बदलते हुए भारत को देखा है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं, हम लोग कहते हैं, उत्तराखंड की जनता कहती है कि आप देश के अंदर एक कानून लागू होना चाहिए सबके लिए, कोई किसी वर्ग का हो, जाति का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, किसी पंथ का हो, सबके लिए देश में एक समान कानून लागू होना चाहिए। उत्तराखंड को गौरव प्राप्त हो गया और सर्वोच्च इनकी देखिए ये कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो कानून है वो देश के अंदर लागू होना चाहिए। हैदराबाद में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही भाजपा उम्मीदवार माधवी लता आज के समय चर्चा के केंद्र में हैं। इनका अनोखा प्रचार अभियान सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। वहीं मंडी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने जोगिंदर नगर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, तो मेरठ निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल ने घर घर जाकर चुनाव अभियान चलाया। तुमकुरू में कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष BY विजेंद्र और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और JDS नेता HD कुमारस्वामी तुमकुरू लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार V सोमन्ना के लिए प्रचार करते नजर आए। जनादेश डेस्क DD न्यूज। तो जाना आपने किस तरीके से चुनावी समर में बीजेपी तो कमर कस चुकी है, साथ ही एनडीए में जो दल शामिल हैं वो भी लगातार चुनाव प्रचार को धार देते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ कांग्रेस या खासतौर से एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो वो भी चुनाव प्रचार में पीछे नहीं है। दरअसल इसमें भी शामिल जो दल है वो पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। आज के दिन की अगर बात करें तो राहुल गांधी ने जहां छत्तीसगढ़ में चुनावी गारंटियां गिनाई, तो वहीं उनकी बहन प्रियंका गांधी ने भी उत्तराखंड में जनसभा को संबोधित किया। जबकि अगर बात की जाए टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, वो भी जलपाईगुड़ी में एक रैली में शामिल हुई। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, राजनीतिक दल पूरे जोर शोर के साथ प्रचार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में जनसभा की। इस दौरान कांग्रेस नेता ने कांग्रेस की चुनावी गारंटियां गिनवाई। जो भी गरीबी रेखा से नीचे है उन सब की हम लिस्ट बनाएंगे और हर परिवार में हम एक महिला को चुनेंगे। उस महिला के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए हमारी सरकार डालेगी। वहीं तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। तो दूसरी ओर टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में रोड शो किया। रोड शो में बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने हिस्सा लिया। हालांकि पश्चिम बंगाल में इंडी गठबंधन के दल आमने सामने हैं। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता और बहरामपुर से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी को कुछ टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ बहस करते हुए देखा गया। इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए टीएमसी नेता कुणाल घोष का कहना है कि ये घटना कांग्रेस की निराशा को दर्शाती है। देखिए, अधीर रंजन चौधरी जो किया बहुत बुरा काम किया। एक तृणमूल कांग्रेस कर्मी निहत्था उसके ऊपर अटैक किया। कांग्रेस जो लड़के हैं वही प्रोवोक किया था और अभी बोल रहा है गो बैक। बोला रहे गो बैक, अगर ये सही है, अगर गो बैक बोला उसके लिए मारना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए नई दिल्ली स्थित AICC मुख्यालय में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। तो वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तराखंड के नैनीताल के रामनगर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा द्वारा देश के विकास में कांग्रेस के योगदान को नकारे जाने पर अपना गुस्सा जाहिर किया। चाहे कितनी भी गालियां दें, चाहे कितना भी करें, हमारे संघर्ष को समझ नहीं सकते और ये हमारी श्रद्धा, हमारे देश के प्रति प्रेम को कभी नहीं समझ सकते। हमारे देशभक्ति को ये देशद्रोह कहे।
हमें कुछ भी कहें, हम चुप रहते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने वंशवाद के आरोपों को नकारते हुए कहा कि हम वंशवाद से नहीं, चुनाव जीत कर आते हैं। हम लोग इलेक्शन से आते हैं, डायनेस्टी से नहीं आते। क्या वो भूल गए? उनकी पार्टी में जो भी हैं वो डायनेस्टी से नहीं है? क्या वो बिल्कुल ही दूध से धुले हुए हैं? वो अलग है। सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ये है और कांग्रेस जिसमें वो है। इधर हैदराबाद में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने घर घर जाकर जनसंपर्क किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा इस चुनाव में तेलंगाना में किसी दल से गठबंधन नहीं है। जनादेश डेस्क, DD न्यूज। तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन की अगर बात की जाए, पश्चिम बंगाल में आज आमने सामने भी ये नजर आए। कोबैक को ये कांग्रेस को सुनना पड़ा पश्चिम बंगाल से, लेकिन जो अंदरूनी कलह है, एक अलग संघर्ष चल रहा है इंडी गठबंधन में। और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि ऐसे में भला कैसे बीजेपी या एनडीए के खिलाफ जाकर जो चुनाव है वो कांग्रेस, या जब इंडी गठबंधन की हम बात करते हैं तो वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। फिलहाल जनादेश में और भी चुनावी खबरें रहेंगी, लेकिन हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। पहले स्वदेशी बैंक से एक आधुनिक डिजिटल बैंक तक, तकनीक से बैंकिंग को बेहतर बनाते हुए पीएनबी उत्कृष्टता के नए आयाम हासिल कर देश सेवा में समर्पित है। ग्राहकों और हितधारकों के विश्वास के लिए दिल से धन्यवाद। सेलिब्रेटिंग 130th फाउंडेशन डे। पीएनबी, भरोसे का प्रतीक। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले, स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत जनादेश में। अब आइए बात करते हैं इंडी गठबंधन में ही शामिल एक और दल आरजेडी की। दरअसल बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र का नाम देते हुए मतदाताओं को लुभाने के लिए वादों की झड़ी लगा दी। तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र में शामिल सभी 24 मुद्दों को 2024 में पूरा करने का जनता को प्रण दिया। उन्होंने युवाओं के लिए अलग से एक आयोग बनाने का भी वादा किया। साथ ही तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि अगर देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। घर के बजट को ध्यान में रखते हुए आरजेडी ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के साथ 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की भी घोषणा की। साथ ही बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज दिए जाने का भी जिक्र इसमें किया गया। लोगों ने परिवर्तन पत्र आप लोगों ने रिलीज किया है, यानी 24 में 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं। और जो 24 जन वचन है ये हमारा कमिटमेंट है, प्रण है। और हम लोग जब कोई बात कहते हैं तो उसको करके दिखाते हैं।
हम लोगों ने 20 में जो मुद्दे लाए उस सारे मुद्दों को 17 महीने में हम लोगों की कोशिश रही कि सारे मुद्दे को हम लोग पूरा करें। तो आरजेडी ने परिवर्तन पत्र इसे नाम दिया है और ऐसे में जाहिर तौर पर इस पर प्रतिक्रियाओं की बात की जाए, बयानों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बयानों के जो तीर हैं वो तो नजर आएंगे ही। आपको बता दें, राष्ट्रीय जनता दल के परिवर्तन पत्र में ऐसे वायदों की झड़ी लगाई गई है जो कि वास्तविकता से कोसों दूर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी खुद 22-23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसने वायदे ऐसे किए हैं जैसे वो खुद केंद्र की सत्ता में काबिज होने वाली हो। आरजेडी की इस ख्याली पुलाव वाली घोषणा पर भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने चुटकी ली है। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को हम कैसे विकसित करें और जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है तो जनता की बात हम लोग करें, जनता के लिए काम करें और सेवा करें। और जो चीज़ हम कर सकते हैं आज हम लोगों ने वही प्रण लेकर के आप लोगों के समक्ष रखा है। 15 अगस्त से बेरोजगारी से आज़ादी नौजवानों को मिलना शुरू हो जाएगा। क्या किया बिहार में? खाली परिवार को नौकरी दी, राजनीतिक नौकरी, सम्मान दिया, मंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया, पत्नी को बनाया मुख्यमंत्री, और बात करते हैं 1 करोड़ को नौकरी देंगे। हाँ, एक मॉडल है, जमीन दो नौकरी लो, वही मॉडल चलेगा क्या? जब जब सत्ता में आए हैं तब तब भ्रष्टाचार किया है नौकरी देने में थोड़ी, और आज 1 करोड़ का झांसा दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल कभी परिवर्तन पत्र जारी करता है, कभी संकल्प जारी करता है, कभी प्रण हमारा जारी करता है, अपनी बात पर कायम नहीं रहता है। जैसे हम निश्चय वाले हैं, कमिटमेंट वाले हैं, निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2, तो स्वाभाविक है अपना रामा दामा और दूसरे का गिरधामा। तो जदयू के नेता कहते हुए नजर आए, अपने का रामा दामा और दूसरे का गिरधामा, यानी जिस तरीके से लगातार हवाई बातें कही गई हैं और परिवर्तन पत्र इसको नाम दिया गया है, 1 करोड़ नौकरियों की बात कही गई है, तो अपने आप में जाहिर तौर पर जब इस तरह के वादे किए जाएंगे तो उन पर प्रतिक्रिया आना जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि इस तरह की ही जो कुछ प्रतिक्रियाएं वो अब सामने आएंगी। और आइए अब जनादेश में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की हॉट सीट की। लोकसभा चुनाव में पौड़ी गढ़वाल सीट की लड़ाई पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट के तहत 5 जिलों की 14 सीटें आती हैं, 14 और यहां पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। भाजपा की ओर से अनिल बलूनी मैदान में हो तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुदियाल को उतारा है। बीजेपी ने यहां पिछले 7 संसदीय चुनाव में 6 में जीत दर्ज की है। 2019 आम चुनाव में पौड़ी गढ़वाल में बीजेपी के तीरथ सिंह रावत ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी राजनीतिक दल देवभूमि उत्तराखंड में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से गढ़वाल लोकसभा सीट की अपनी अलग पहचान है। 18वीं लोकसभा के लिए हो रहे सामान्य निर्वाचन में एक बार फिर गढ़वाल सीट प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की हॉट सीट बन गई है। ये निर्वाचन क्षेत्र 1957 में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया। राज्य की सबसे बड़े गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र का क्षेत्रफल 17,820.90 वर्ग किलोमीटर है। ये क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से राज्य के 5 जिलों में फैला है। गढ़वाल सीट 37 वर्षों तक कांग्रेस और 28 वर्षों तक भाजपा के पास रही। 1991 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के तीरथ सिंह रावत ने जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस के मनीष खंडूरी को भारी मतों से हराया था। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के 5 जिलों की 14 विधानसभा सीटों में से 13 सीट भाजपा ने अपने कब्जे में की थी। वहीं कांग्रेस को केवल 1 सीट हासिल हुई थी। इस बार के चुनावों में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। भाजपा की ओर से राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी मैदान में है।
वह उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य तो है ही, साथ में पार्टी में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी का महत्वपूर्ण पद भी संभाल रहे हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को मैदान में उतारा गया है। वो इस लोकसभा क्षेत्र में वर्ष 2019 से सक्रिय हैं और श्रीनगर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। मोदी जी ने जो कहा अगला दशक उत्तराखंड का होगा, तो अगला दशक उत्तराखंड का होगा, वो कैसा होगा उस पर हम काम कर रहे हैं। अगले दशक में कैसे हम जो तीर्थाटन को बढ़ाएंगे, कैसे हम पर्यटन को बढ़ाएंगे, कैसे हम बाकी चीज़ें करेंगे, उसकी तैयारी में है। तो निश्चित तौर पे उत्तराखंड में नए गढ़वाल के अंदर नए हिल स्टेशन कैसे डेवलप होने हैं, उनमें किस तरीके से काम करना है, सबकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो मैं आभारी हूँ तमाम गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की जनता का कि जिस रूप में वो एक जबरदस्त प्रतिसाद मुझे दे रहे हैं और हर जगह मुझे जनता का भारी आशीर्वाद मिल रहा है, उससे मेरा मनोबल 7वें आसमान पर। मैं आभार व्यक्त करता हूं और जनता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि हमें इतना प्यार मिल रहा है। ये सीट मतदाताओं के लिहाज से भी काफी अहम मानी जाती है। इस लोकसभा सीट का दायरा इतना लंबा है कि इसमें हिंदुओं से लेकर सिख समुदाय का बड़ा वर्चस्व देखने को मिलता है। इस संसदीय सीट में मतदाताओं की संख्या 13,69,000 से अधिक है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,99,365, महिला मतदाताओं की संख्या 6,69,970 मतदाता हैं। इस क्षेत्र में सैन्य परिवारों से जुड़ा बड़ा तबका है और सैन्य परिवारों से जुड़ा ये तबका चुनाव में निर्णायक भूमिका में होता है। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में 86% हिंदू, 8% मुस्लिम, 4% सिख व 2% ईसाई मतदाता हैं। इस बार के चुनावी दंगल में 13 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा उत्तराखंड क्रांति दल, बहुजन समाज पार्टी, अखिल भारतीय परिवार पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी, उत्तराखंड समानता पार्टी, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर फॉर इंडिया, सैनिक समाज पार्टी के साथ ही 4 निर्दलीय भी मैदान में हैं। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट में मुकाबला बेहद दिलचस्प है। एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल तमाम स्थानीय मुद्दों के साथ साथ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अग्निवीर जैसी योजनाओं पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी कह रहे हैं कि इस बार मुकाबला सीधे तौर पर पलायन से होने वाला है। साथ ही साथ वो एक विकसित पौड़ी गढ़वाल के विजन को भी सामने रख रही हैं। अब ऐसे में जनता किन्हें चुनती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, श्रीनगर। तो पौड़ी गढ़वाल सीट पे किस तरीके के जो चुनावी समीकरण हैं वो बनते बिगड़ते हुए नजर आएंगे, उनकी हकीकत, उनकी वास्तविकता परिणाम आने के बाद ही पता चल सकेगी। फिलहाल जनादेश में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा। हमारे टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था, पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो, अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबिल ब्रिज देख लो, और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत जनादेश में। अब आइए बात करते हैं खासतौर से दक्षिण के दुर्ग की, जिस पर विजय पताका फहराने के लिए बीजेपी कमर कस चुकी है। कर्नाटक में जड़े जमाने के बाद बीजेपी अब तमिलनाडु में नवरत्न फॉर्मूले के जरिए स्थानीय दलों के साथ मिलकर जीत सुनिश्चित करने में लगी है। वहीं जानकारों की माने तो गठजोड़ का ये फॉर्मूला बीजेपी के वोट प्रतिशत को बढ़ाने में कारगर साबित होगा। उत्तर भारत में अपने प्रभाव की पताका लगातार फहरा रही भाजपा की नजर अब दक्षिण भारत पर है। पार्टी के रणनीतिकार जानते मानते हैं कि संचल में भी कमल खिलाकर ही वह राजग को 400 पार पहुंचाने के बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। कर्नाटक में जड़ें पहले ही जमा चुकी भाजपा की नजर अब खासतौर पर 39 लोकसभा सीटों वाले राज्य तमिलनाडु पर है। निस्संदेह द्रविड़ राजनीति की इस धरती पर भगवा खेमे के लिए राह पथरीली रही है, लेकिन अब राजनीति समीकरणों का राम सेतु बांधकर चुनौतियां पार करने की तैयारी है। इसके लिए इस बार भाजपा ने यूपी फॉर्मूला अपनाते हुए छोटे छोटे स्थानीय दलों के साथ गठबंधन किया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरत्न नाम देते हुए तमिलनाडु में चमत्कार की आस लगाई है। फॉर्मूले को लेकर चर्चा भी चल रही है। वहीं डीएमके का कहना है कि ये फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करेगा। पीएमके जैसे छोटे दलों का यहाँ की राजनीति में कोई वजूद नहीं है। बीजेपी has no moral right to continue in government. That's the only plank on which the India alliance is forging and taking it forward. And the kind of corruption that was, explained in CAG, monumental, 7.5 lakh crore. And the kind of Hindutva principle on which they are trying to, force the country on a very difficult path. वहीं एनडीए अलायंस के उम्मीदवार अन्नादुरई का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का चमत्कार इस बार तमिलनाडु की राजनीति पर भी दिखाई देगा। पीएमके और बीजेपी अलायंस यहां बेहतर करने जा रहे हैं। डीएमके कैसे कह सकता है कि हम छोटी पार्टी हैं? विधानसभा में यहां से हमारी 2 सीटें हैं। बीजेपी और हमारा गठबंधन बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज करेंगे। यहां के लोग प्रधानमंत्री मोदी को बहुत चाहते हैं। हम चुनाव में बहुत बेहतर करने जा रहे हैं। यूपी के फार्मूले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार राजशेखरन का भी कहना है कि ये फार्मूला यहाँ फायदा जरूर करेगा, लेकिन कितना करेगा वो परिणाम बताएंगे। Choice of candidates would make a difference, so that we'll have to take into consideration. But overall, I don't know whether this alliance will be a successful alliance. That we'll have to wait and see. तमिलनाडु के युवाओं में मोदी सरकार का क्रेज भी है। युवा चाहते हैं कि सरकार ऐसी आए जो युवा और महिला सुरक्षा पर काम करे। So many private sector and IT sectors are built in company in Hosur, Salem, Chennai, so many. But we don't have confirmed job. They are. So please consider job role is major into the. Yes. Girl safety is missing in our whole nation, so it should be focused more, and the workplace environment should be more secure for women. Any party who is going to come must focus on the equality and equity. चुनाव में ये फॉर्मूला कितना असर डालेगा ये तो परिणाम बताएंगे, लेकिन तमिल राजनीति में गुणागणित जरूर कर दिया है इस फॉर्मूले ने। तमिलनाडु में भी छोटे छोटे दलों को साथ लेकर तमिलनाडु की राजनीति में, खासकर उत्तर तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने हलचल पैदा कर दी है। डीएमके का कहना है कि ये फार्मूला भले ही उत्तर प्रदेश में लागू हो गया हो, लेकिन तमिलनाडु में ये फार्मूला काम नहीं करेगा। अब ये देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी का ये फार्मूला तमिलनाडु की राजनीति में काम करेगा या इसके परिणाम कुछ अलग तरीके के निकलेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस फार्मूले ने तमिलनाडु की राजनीति में चर्चा जरूर शुरू कर दी है। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, तमिलनाडु। तो इन चुनावों में देखना होगा राजनीति की दशा दिशा किस तरीके की नजर आती है। फिलहाल जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ और रोचक तथ्यों के साथ। कल फिर हाजिर होंगे चुनावी खबरों के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
18वीं लोकसभा के चुनावों की तैयारी देश भर में जोरों पर है। इसके तहत देश भर में 7 चरणों में मतदान होना है। अगर लोकसभा चुनावों से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो 1962 में हुए तीसरे आम चुनाव पहले 2 चुनावों से काफी अलग थे। पहली बार हर संसदीय क्षेत्र से सिर्फ एक सांसद चुना गया और ये सिलसिला अब भी जारी है। इससे पहले के दोनों आम चुनावों में कुछ संसदीय क्षेत्र ऐसे थे जहां से 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे, एक सामान्य वर्ग से और एक SC/ST समुदाय से। 2 सदस्यीय संसदीय क्षेत्रों को 1961 में कानून बनाकर खत्म किया गया। ऐसे में 494 संसदीय सीटों से इतने ही प्रतिनिधि संसद के निम्न सदन के लिए चुने गए। कुल 21.8 करोड़ वोटरों में से 55.4% ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तीसरा आम चुनाव पंडित जवाहरलाल नेहरू का आखिरी चुनाव था। कुल 494 सीटों में से कांग्रेस ने 361 पर कब्जा कर जीत की हैट्रिक लगाई। तीसरे आम चुनाव के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रांत, जो कि अब तमिलनाडु है, वहां DMK के रूप में एक नई ताकत का जन्म हुआ। पार्टी ने 7 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। जनादेश डेस्क, DD न्यूज।